सिन्हा ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने भारत पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अजोट गांव में शहीद अब्दुल मजीद के घर वालों से मुलाकात की। अब्दुल मजीद ने राजौरी जिले के कालाकोट में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया और कहा कि पूरा मुल्क उनके गम में शरीक है। इस मौके पर शहीद के खानदान की जानिब से मनोज सिन्हा से कुछ मुतालबात का इजहार किया गया, जिस पर मनोज सिन्हा ने इत्तेफाक किया और उनके मुतालबात को जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। जी, बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे घर पे वो आए, हमारे साथ बातचीत की, दुख दर्द बांटा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और पूरी जो टीम थी साथ में, चाहे वो सिविल्स हो या बेल्ट फोर्स के हो, सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हमारा ये मुकद्दर था कि हमारे पास आए वो। तो उसके बाद जो है हमारा बच्चे का चला गया, वो जगह तो खाली है, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमारा गर्व है इस चीज़ का कि हमारा बेटा जो है देश के लिए शहादत दी और देश के लिए काम आया और आगे भी आते रहेंगे। ऐसे ही हमारा फैमिली जो आती रही है, करते रहे और करते रहेंगे। किस तरह की मांगे रखी आपने? हमने ये रखी थी बच्चों के लिए, सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के लिए और इनका देखभाल करने के लिए, इनके रहने के लिए कुछ कोई क्वार्टर हो जाए अगर कोई सरकारी तौर से जम्मू में या इधर, वो रखी थी। बाकी नौकरी के बारे में, बच्ची के बारे में जो है फैमिली अब्दुल मजीद का जो घर वाली है उसके लिए, और मेरा बच्चा है, 2 ही बच्चे थे, एक बड़े वाला वो चला गया दुनिया से और देश के लिए शहादत दे के, और छोटा बेटा है अब्दुल मोहम्मद सलीम, उससे छोटा, तो उसी का सारा है अभी इन बच्चों के सर पर। तो उसका भी शादी हो रखा है, एक बच्ची है उसको, तो वही देखभाल इनका करेंगे। तो उसका छोटा मोटा ड्राइवरी वो करते थे, अभी वो गाड़ी में मैं उसको बुला लिया, सऊदी अरब में था वो, तो वो एक दिन बाद में पहुंचा था हमारे दफनाने से पहले, तो बाद में पहुंचा वो। तो उसके लिए कुछ नौकरी के लिए बोला हो जाएगा। तो बाकी रोड है इधर हमारे साथ में सिखलाई के साथ जूनटा, उसके पास वो तार के बाहर है वो जगह, जो चलते रहते थे पहले पैदल, और रोड की जितनी है वो जैसे रोड है ऐसे, तो उसका बोला था तकरीबन 100 मीटर है वो, ज़्यादा तो है नहीं है। तो वो अगर हो जाती, घर तक इधर आ जाती, बच्चों के लिए आने जाने के लिए सहूलियत हो जाती और गाड़ी में अपने आराम से इधर से बैठते चले जाते और वापस आ जाते। क्या कहा उन्होंने बोला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये ऐसे में 2 बच्चे शहीद हुए मेरे, एक मेरा भतीजा था और ये मेरा बच्चा था। तो शहीदों के घर अगर ये रोड आ जाए उनके बच्चों के लिए, वो उसके भी 3 बच्चे हैं और इसके भी, ये भी 3 बच्चे हैं, तो इन्हीं के लिए हमको ये चीज़ चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं था इसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरा सर फख्र से ऊंचा हुआ कि मेरे आप घर आए और साहब आए, और पूरे देश को इस चीज़ का गर्व, हमारी बिरादरी को इस चीज़ का बहुत खुशी हुई। ऑल पार्टी मीट के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर एहतमाम यूनियन टेरिटरी है, लिहाजा जम्मू कश्मीर की ख्वातीन के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली का उल्लेख है आर्टिकल में, पुदुचेरी का उसमें उल्लेख नहीं है, और जे.एंड.के उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना है। तो जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से बिल आ रहा है, आपको अभी जानकारी दी है। राजौरी में उमर अब्दुल्ला ने एक अवामी इजलास में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 10 सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में हो रही देर के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन पर भी वार किया। अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन कराना, मैंने कल इलेक्शन कराए होते। यहाँ पे मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ इलेक्शन कराए होते। कल हमारे वोट गिन रहे होते ये लोग। हकीकत ये है कि बीजेपी वाले 50 क्या 10 का भी नंबर आज पार नहीं करेंगे, और इसलिए यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नज़र आया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज़ अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं? अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत से इजाज़त नहीं मिल रही? और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी
और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन करा। और उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के हक में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बीजेपी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का मसला हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है। लीडर जो माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। ये वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने सरहद के नज़दीक आके कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान मुल्क जो है आपका पड़ोसी था, आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी रहेगा। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, मैंने हमेशा ये कहा है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये जिम्मेदारी सिर्फ इस मुल्क की नहीं है। पाकिस्तान को भी जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको ठीक करना होगा। बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। और इससे ज़्यादा क्या कहें ना, और इसमें कहना भी क्या गलत है। हम कोई सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं जो वाजपेयी साहब ने दोहराया। हम जब जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात करते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं ना। जमहूरियत की बात बार बार जब हम करते हैं तो हम वही बात दोहरा रहे हैं जो हमें वाजपेयी साहब ने विरासत के तौर पे यहाँ छोड़ा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज़ है इसको दोहराना। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बहाली की वकालत करने पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की मदद कर रहा है और इसकी हौसला अफजाई कर रहा है, लिहाजा इसके साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्ताफ ठाकुर ने यह भी दावा किया कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत अपोजिशन जमातों को आने वाले तमाम इंतखाबात में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त है अल्ताफ ठाकुर जी, हैं स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अल्ताफ साहब, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने इस पर पहल की थी, हमने नहीं किया था, हमने वाजपेयी साहब ने किया था। और ये भी कहा साथ में कि पाकिस्तान को भी हमारे कंसर्न्स को देखना चाहिए। देखिए, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। वाजपेयी जी बस के जरिए गए तो कारगिल हो गया है, और मोदी जी हो गए तो पठानकोट हो गया, और दूसरा उड़ी हो गया, और जितने भी रास्ते पाकिस्तान के साथ है वो बंद हो चुके हैं। बातचीत हमेशा बराबर के जो लोग होते हैं उनके साथ की जाती है। बिकारी मुल्क है, आटा 1 किलो 350 रुपए है, उनके साथ बात क्या करे। वो आतंकिस्तान है, आतंकी को सपोर्ट करता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है, और यहां जो लाखों लोग मरे हैं वो उसी आतंकवाद की वजह से मरे। अब उमर साहब एक तरफ बातचीत की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंसर्न की बात है। कहीं ना कहीं वो फिर एक बार उस वोट बैंक को, जो वोट बैंक कभी पीडीपी का था, और उस पीडीपी से खसकने वाला वोट बैंक अब उमर साहब उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। वो अब जानते हैं कि बैन जो जमात इस्लामी वोट है उसके लिए वो पाकिस्तान की वकालत कर रहा है। लेकिन जहां तक आतंकवाद है, देखिए, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ हो नहीं सकती, और बार बार इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया। उमर साहब को पहले अपने कंसर्न्स देखने चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन से कंसर्न्स है, और कहीं ना कहीं उमर साहब पाकिस्तान की वकालत करते हुए कहीं ना कहीं उन ताकतों को जम्मू कश्मीर में सपोर्ट मत कर रहा है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उमर साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उमर साहब को इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। हाँ, अटल जी ने बातचीत की, मोदी जी ने भी पहल की, लेकिन अब सारे दरवाजे जो है वो बातचीत के बंद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो नहीं सकती है, क्योंकि दहशतगर्दी उसकी फॉरेन पॉलिसी और दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर भेजना उसकी पॉलिसी है, और इनके साथ किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और जहां तक इलेक्शन उसका ताल्लुक है, मैं उस पर बात में आता हूँ। राजौरी में वो ये कह रहे थे, और राजौरी पूंछ में आपको पता है कि वहां पे आतंकवाद का कितना इस साल रहा है। आपको लगता है कि उस सरजमीन पे कम से कम उनको पाकिस्तान की वकालत नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं उमर साहब को यही आंखें खोलना चाहता हूं कि राजौरी, जहां पिछले 1 साल से दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, और जहां पाकिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है, और जहां हमारे जवान शहीद हुए, जहां हमारे ऑफिसर शहीद हुए, उसी दहशतगर्दी का शिकार बनी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान चालू, और वहां से उमर साहब पाकिस्तान को मैसेज भेज रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत करनी चाहिए। मैंने कहा, राजौरी की उस सरजमीन जहां हमारी फौजों ने शहादतें दी, जहां दहशतगर्दी थोड़ी बढ़ चुकी है,
और भारत ने ये तय कर लिया है कि जितने भी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे है, एक एक को मिटा दिया जाएगा, एक एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया जाएगा। और उमर साहब को भी इस बात में ध्यान रखनी चाहिए, ये उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है किसके साथ बात करे, किसके साथ बात करे, वो फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी देख रही है। उमर साहब अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, उसके लिए वो बहुत कर। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी ने 5 रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ किया है। वकार रसूल ने कहा कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसी रियासतों में हुकूमत मुखालिफ लहर है। वकार रसूलवानी ने कालशमा में पार्टी कन्वेंशन के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल मेरे साथ हैं। वकार रसूलवानी जी, हम इनसे पूछेंगे कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं वो मिक्स एक इंडिकेशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जिस तरह से कांग्रेस की हवा हमने देखी, मैं तेलंगाना में गया था, एक नालगुंडा पूरा डिस्ट्रिक्ट 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा था, और जिस तरीके से तेलंगाना में हवा मैंने देखी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारा पिछले दिनों में एग्जीक्यूटिव मीटिंग CWC थी, वहां भी गए थे हम। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि सब स्टेटें, ये जो खासकर ये 4 बड़ी स्टेटें, कांग्रेस जीत रही है। जहां तक आपने एग्जिट पोल की बात कही, ये तो आपको पता है कि मैक्सिमम चैनलें देश की बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, और वो पहले ही एग्जिट पोल में कांग्रेस को दिखाते हैं, तो उससे खतरा था कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए कोई बीजेपी वाला। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उस एग्जिट पोल को रोका है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बीजेपी की तरफ दिखाया है। लेकिन मुझे यकीन है कल, अभी तो 24 घंटे बचे हैं, कल इस टाइम आधे से ज्यादा रिजल्ट निकल गया होता, तो कल आप देख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सब सीटें जो हैं, सब स्टेटें कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि देश में नफरत का जो माहौल बीजेपी ने 10 साल पहले से कायम करके रखा था, वो अब खत्म हो चुका है। लोगों को पता चला है कि ये इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की सियासत, नफरत की सियासत, मंदिर मस्जिद की सियासत करते हैं, और ये वोट लेके बाद में लोगों के साथ जो है डिच करते हैं, लोगों को पूछते नहीं है, लोगों का काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं और ऐसी स्कीमें बनाते हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। अब लोग समझ चुके हैं, आपने देखा कर्नाटका में कैसे उनने कितनी ताकत लगाई थी, कर्नाटका में, वहां ये खत्म हो गए। इसी तरीके से तेलंगाना में उन्होंने बहुत मदद की BRSS की, वो आना चाहिए, लेकिन वहां भी अब ये बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस जो है ये 5 सीटों का चुनाव 100% जीतेगी, 100%। करने के लिए शुक्रिया। ये थे वकार रसूलवानी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि जो 5 इलेक्शन, जो कल 5 असेंबलीज के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, उसमें 5 में कांग्रेस आएगी। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस लेड जो और बाकी अपोजिशन पार्टी वो अच्छा परफॉर्म करेगी और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और कोर ग्रुप मेंबर देवेंद्र सिंह राणा ने दावा किया है कि बीजेपी 5 रियासतों में हुए चुनाव में बाजी मारेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इंतखाबी मुहिम के दौरान दौरा करने वाले देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि पार्टी को आवाम की ताईद हासिल है। शुरुआती बयान से ही शुरू करूंगा। जहां तक 2024 का पार्लियामेंट का सवाल है, जितना भी मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में घूम के देखा और लोगों से बात की, और लोगों का जो रुझान है, 2024 का फैसला भारत कर चुका है। 2024 में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पहले से बेहतर प्रदर्शन करके पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि लोगों को मोदी जी पे विश्वास है और लोग ये समझते हैं कि 9 साल के इस कार्यकाल में भारत जो है वो एक नए मकाम पे पहुंचा, और हर शख्स और खास तौर पे वो जो कतार की आखिर में खड़ा है उसको एक संकल्प लेकर मोदी जी ने 9 बरस में उसको एम्पावर किया,
उसका सशक्तिकरण किया, उसको मजबूत किया, इसलिए लोग जो हैं मोदी जी के साथ जुड़े हैं। जहां तक इन 5 राज्यों का सवाल है, एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सभी राज्यों में भाजपा जो है वो एक बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपनी जो मजबूत जड़ें हैं उनको और मजबूत करेगी। किस तरह से आपको क्या लगता है, जैसे मोदी साहब के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे चुनाव लड़े गए हैं और जाहिर तौर पर बड़ा दाव लगा हुआ है इस पे, इलेक्शंस पे, आपको क्या चीजें लग रही, क्योंकि आप भी ग्राउंड में थे, रुझान तो आप लोग मोदी जी के, जहां तक मोदी जी का सवाल है, किसी के मन में कोई संशय या कोई शक नहीं है। हर शख्स जो है वो मोदी जी के साथ है। पूरा भारत जो है इस वक्त मोदी जी के पीछे खड़ा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों के तरक्की हो रही है, बेहतरी हो रही है, लोगों के आम जीवन में एक सुधार हो रहा है, लोग जो हैं वो भाजपा को और मोदी जी को जम्मू कश्मीर में लोकसभा में पहले से बेहतर प्रदर्शन करें। आप इसलिए गदगद तो नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज अभी तक कंसेंसस नहीं बना पा रही और पीडीपी और एनसीपी अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? आपको सिर्फ कह दिया कि जहां तक भाजपा का सवाल है और मोदी जी का सवाल है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किसी को कोई शक नहीं है, संशय नहीं है, भारत फैसला कर चुका है। थैंक यू। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। देवेंद्र सिंह राणा सीनियर बीजेपी लीडर के कोर ग्रुप के मेंबर भी हैं, कह रहे हैं कि जो कल 5 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसमें 5 राज्यों में एनडीए सरकार बनाएगी, बीजेपी वहां पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी जो बीजेपी है वो अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी लीडर गुलाम अली खटाना का कहना है कि गुर्जर बिरादरी को दिए गए रिजर्वेशन को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। ये यकीन दहानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने कराई है। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर अपोजिशन जमातें अवाम को गुमराह कर रही हैं। पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का रिजर्वेशन देने के मतलब जो बिल है वो अब पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। इनफैक्ट उस पर चर्चा भी होगी और उसके बाद हो सकता है वो पास भी होगा, लेकिन उससे पहले गुजर कम्युनिटी में जो खदशात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो अभी भी थोड़े बहुत बरकरार हैं। कल महापंचायत भी उन्होंने जम्मू में बुलाई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। ये राज्यसभा मेंबर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। सर, कंसर्न्स तो हैं, ये तो मानेंगे आप, थोड़े बहुत कम्युनिटी में
उनको उन कंसर्न्स को आप किस तरह से उनको एश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहे। गुजर बकलवार समाज के जो आज उनमें ज्यादातर लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, वो होम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि आपका जो 10% है उसको छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। अब हम सब ने वो करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए होम मिनिस्टर पे। ये जो कंसर्न है कि क्यों हो रहे हैं, वो कुछ सियासी जमातें हैं, वो अपने आप को जिंदा कर रहे हैं, उनको छवि है नहीं लोगों में। और दूसरा उनको ये प्रॉब्लम है कि बीजेपी इनको दे देगी, ये हमारे वोट बैंक नहीं रहेंगे। लेकिन जो कंसर्न है उनके, वो उनको खदशे जो हैं, जो खदशात हैं उनके, आप लोगों ने उनके साथ पहले भी बात की है, वो उनको उकसा रहे हैं। उन्होंने खदशात उनसे पूछिए ना, क्यों है 70 साल में उनके ऐसे क्यों बनी? हम तो दे रहे हैं, हमने जो पिछले 9 साल में दिया उन्होंने 70 में दिया, कंपैरिजन करिए ना। तो आप आज एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनको जो देंगे। एश्योरेंस दी है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ ना। होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम वो करेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो अब परसों से जो पार्लियामेंट शुरू हो रही है, आपको पूरा यकीन है कि इसमें ये पास होगा, या आपको लगता है कुछ अमेंडमेंट्स इसमें करनी पड़ेगी? देखिए, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का नियम है, डे टू डे प्रोसीडिंग्स आती हैं। आप एंटिसिपेट करना ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये आपने कहा कि अपोजिशन पार्टी उकसा रही हैं उनको, तो ये जो कंसर्न दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, या आपको लगता है जनरल लोग नहीं है? कोई भी आदमी 18 साल प्लस है, वो किसी न किसी समाजी सियासी पार्टी से जुड़ा होता है। जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तालिब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं, तो आप क्या अपील और क्या एश्योरेंस देना चाहते हैं? हम इनसे ये अपील करते हैं कि जो हमें मिल रहा है उसमें जो सियासी जमातें हैं कश्मीर बेस्ड, वो दे नहीं पाए, वो नहीं चाहते कि इनको कुछ मिले, और ये हमारा वोट बैंक ही रहे और डेवलप ना हो। क्योंकि अब रोड पर भी कुछ लोग आते हैं, आपको लगता है कि उनको रोड पे नहीं आना पड़ेगा? अमन यहाँ आया ना, पहले तो यहाँ खून खराबा ही था ना, अब पीस आएगा तो सब प्रोटेस्ट भी होंगे, सब होंगे। तो ये इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, आज एश्योरेंस दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमसे भी जो बात की है कि किसी कम्युनिटी को घबराने की बात जरूरत नहीं है, गुजर कम्युनिटी को जरूरत नहीं है वो घबराने की, क्योंकि उनका हक नहीं छीना जा रहा है, लेकिन जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनको हक दिया जा रहा है जिससे वो महरूम थे। और पॉलिटिकल पार्टीज पे उनका इल्जाम है, अपोजिशन पार्टी पर, कि यही लोग हैं जो भड़का रहे हैं इनको, और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के मसाइल को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से मसाइल हैं, बिजली के कटौती की कोई हद नहीं है। हसनैन मसूदी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ दोहरा सलूक करती है। कश्मीरी पंडितों और पहाड़ी बिरादरी के रिजर्वेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दोनों बिलों को पास नहीं किया, सिर्फ मुतारिफ कराया और छोड़ दिया। हम अवाम के साथ थे और आइंदा भी अवाम की हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को लेकर वहाँ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, 5 जिलों में उसकी तरफ से बाज़ाब्ता जो है अहकामात जारी किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो GDP हैं, उन्होंने भी सेंसिटिव कंटेंट को लेकर सीधे तौर पर दफ़ा 144 के तहत लाने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी। जिस तरीके से ये इस तरह की खबर आई है और 5 जो अजला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी किया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि इंतहा पसंदी हो या फिर बाहमी नफरत जो है वो फैल सकती हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? बात ये है कि जो हेट स्पीच है या नफरतें फैलाने वाला, जैसे कि आपने कहा, ऐसा कोई स्पीच है तो उसके लिए हम सब कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया अब एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा आगे सोशल मीडिया आ गया। तो अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कोशिश है कि इस पर ऐसा कंटेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप अहकामात कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि जो 19th के तहत गारंटी है हमारे राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो इस हद तक मुतासिर न होता कि अगर आप ऐसा करेंगे, हुक्म करेंगे तो जिसको दुरुपयोग होने का या जिसको मिसयूज़ होने का एहतमाल हो, तो ऐसा ओपन एंडेड या एब्सोल्यूट ऐसा होना नहीं चाहिए जो ऐसे इस्तेमाल हो ताकि वो जो फ्री स्पीच है वो फ्री स्पीच, इसका ख्याल रखना है, फ्री स्पीच इससे इफेक्ट ना हो। कि आर्टिकल 19 आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का वो तो उसकी ज़मानत देता है,
जो एक बुनियादी हक है। तो आमतौर पर देखा गया है कि जब अहकाम किए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये अहकाम पहले ये अहकाम नहीं, लेकिन इससे पहले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और उससे और दूसरे जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सिर्फ कानून बना नहीं, लेकिन अगर कानून में गुंजाइश है इसका दुरुपयोग होने की, मिसयूज़ होने की, एब्यूज़ होने की, तो बड़ी परेशानी का मामला है। वो तो बड़े लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम सिकटल करें, हम एक चिलिंग इफेक्ट हो, हम बिल्कुल सोशल मीडिया को ऐसे करें कि हर एक डरे कि मैं कहूँ बात न करूँ बात, ये क्या है और कौन डिसाइड करेगा। तो ये सारे मामला थे, इन मामलों को नजर जिस तरीके से डीजीपी का ऑर्डर आया है, जिस तरीके से उन्होंने सेंसिटिव कंटेंट को लेकर खास तौर से उन्होंने कहा धारा 144 के तहत हम उसको ला रहे हैं कि अब ये कानूनी तौर पर ये जुर्म होगा, चाहे अलगाववाद की बात हो, सेपरेटिस्ट की बात हो या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी हो, उनको रिट्वीट करना, बढ़ावा देना, फॉरवर्ड करना, ये तमाम चीज़ें जो है गलत। आप सही कहते हैं, और इसके साथ कौन इत्फाक नहीं कर, लेकिन बात यह है कि सेंसिटिव मटेरियल क्या है, कौन डिसाइड करेगा, कौन कहेगा। अब देखिए, मैं कहता हूं कि आपने हाल ही में एक कानून बनाया है कि जो हमारे अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा कुपवारा में, बडगाम में, श्रीनगर में चल रहा है, लेकिन आपने उनको शिफ्ट किया श्रीनगर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर। वो इस वक्त आगरा में, हरियाणा में है। जब उनकी ट्रायल होगी, जिस तारीख पेश होगी, तो वो कैसे करेंगे एक्सेस। तो इससे फेयर ट्रायल है, वो जो उसके जो मामला थे वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अब मैं ये कहूँगा ये होना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा डेट न्यूज़ को आप बाहर ना ले सकते हैं। लेकिन तो एनआईटी का जिस तरह से इशू हुआ उसमें तो ये चीज़ सामने आई। जब मैं कहूँगा और आप कहेंगे कि ये जो स्पीच आपने जो कहा जी, इससे कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप हेट स्पीच रोकना चाहते हैं, जो ऐसा स्पीच है जो आपको लगता है कि मुल्क के खिलाफ वो रोकना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा ओपन एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसमें कौन कहेगा सेंसिटिव है या नहीं सेंसिटिव है। तो उसमें तो सारे लवाजिम होने चाहिए ताकि मुतासिर न हो, आर्टिकल 19 की जो हुकूक है, जो गारंटीज, वो मुतासिर न हो। जिस तरीके से एनआईटी में अभी लगातार जो है वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, एनआईटी का जो इशू हुआ और ब्लास्फेमी को लेकर के कई कॉलेज भी बंद कर दिए गए, एनआईटी को जो है छुट्टियाँ वहाँ पर कर दी गई, तो इन तमाम चीज़ों का तो पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि अगर देखिए, अगर जो सेंसिटिव है या हेट स्पीच है उसको रोकना तो हर एक का फ़र्ज़ है, बल्कि मैं कहता हूँ निजी तौर पर भी हर एक का फ़र्ज़ है। लेकिन जब आप कोई कानून बनाएंगे तो ये आप ख्याल रखिएगा कि इससे कहीं वो इफ़ेक्ट न हो जाए, जिससे कि आप जो ख्यालात का देखिए आदान प्रदान है वो मुतासिर न हो। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ है कि हमारा जो एक डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, मुझे मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसका भी ख्याल रखिएगा ताकि ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज़ हो, और सारे ऐसे कदम उठाइए ताकि मिसयूज़ बिल्कुल खारिज इम्कान हो। तो साफ तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी साहब ने कहा है कि कानून बनाना अपनी जगह है, लेकिन जो कानून बनाया जाए उसका मिसयूज़ इजहार ख्याल की आज़ादी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।